हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू VR क्लासेस 20। आज के इस प्रीलिम्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है द लास्ट पार्ट ऑफ योर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्राकृतिक विभाजन का अंतिम भाग, और जिसे आप जानते हैं कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। और यहाँ पर आज हम ये दोनों टॉपिक देखने वाले हैं। उसके पहले आपको याद होगा कि हमने 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिया था, दैट इज सुपर 51 फ्री टेस्ट, और जो कि राज्य स्तरीय परीक्षा हमारे द्वारा आयोजित की जा रही है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीलिम्स की अपनी तैयारी को आप जरूर जांचिए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करिएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक खुली हुई है और 11 जुलाई को यह टेस्ट होना है, तो अभी आपके पास समय है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके पहले के वीडियो में आप जा करके देख लीजिएगा कि क्या प्रोसीजर वहां होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स की। सबसे पहले फ्रेंड्स कोस्टल प्लेन्स की बात हम करेंगे। कोस्टल प्लेन्स में आपको याद रखना है कि तटों के सामने जो मैदान मिलते हैं उन्हें हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा वेस्टर्न घाट और इस एरिया पर है हमारा ईस्टर्न घाट। क्लियर है? इन दोनों के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? यदि आपने वीडियो देखा तो आपको पता होगा। जी हाँ, इसे नीलगिरी कहा जाता है। अब इन प्लेन्स के लिए जो यह जगह बच जाती है, यही यहाँ पर मैदानों का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सह्याद्री और आपकी ईस्टर्न घाट्स। तो यदि हम बात करें तो सह्याद्री से लेकर के पूरा ये आपका क्या है, ये है आपका अरब सागर, अरबियन सी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो अरब सागर तक, सह्याद्री से अरब सागर के बीच का जो एरिया है उसको ही आप क्या बोलेंगे? उसको ही आप बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि जो तटीय मैदान है, क्योंकि आपकी जो तट रेखा है वह कुछ गुजरात से लग जाती है। ठीक है, गुजरात से आपका तट रेखा चालू हो जाता है, तो वहां से आप इसको कंसिडर करते हैं। तो किसी किताब में आपको 2 भागों में इसे बांट करके दिया रहता है, या 3 तरह का तटीय मैदान आप पढ़ते हैं। पहला आप पढ़ेंगे गुजरात के मैदान, ठीक है, गुजरात का जो कोस्टल प्लेन एरिया है। उसके बाद आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ऐसे भी किसी किसी बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो गुजरात के भी तटीय मैदान की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखने वाला है? यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। गुजरात के जो खास करके मैदान हैं और वहां की जो नदियां हैं उनके द्वारा बहाए गए जो एलुवियम है वहां पर डिपॉजिट होने के कारण, प्लस आपके समुद्र के द्वारा, समुद्र भी क्या करता है यहाँ पर प्लेन्स में डिपोजिशन और एक्सट्रैक्शन का काम करता है। तो उनके यहाँ भी होने से भी ये जो प्लेन्स है उनका फॉर्मेशन होता है। यही प्रोसेस आपके वेस्टर्न घाट्स के लिए भी अप्लाई होता है और ईस्टर्न घाट्स के लिए भी अप्लाई होता है। तटीय मैदान का फॉर्मेशन हमें समझ में आ गया। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, हम इन्हें कैसे बांटते हैं वो देखेंगे। तो गुजरात प्लेन्स की यदि बात करें तो गुजरात के जो तटीय मैदान है, यहाँ पर आपको पता है कि ये जो क्या है, ये है कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पर जो है वह रन ऑफ कच्छ है। इसे आप काठियावाड़ पेनिनसुला बोलते हैं। यह जो पेनिनसुला का भाग है वह काठियावाड़ पेनिनसुला है। 3 तरह से वह क्या घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। और गल्फ ऑफ कच्छ जो है वह क्या करता है? इसको यहाँ पर उसके साउथ में है, और इन दोनों के बीच में गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो कुछ इस प्रकार से भरा हुआ आपको दिखता है। ठीक है, यदि आप मैप में अच्छे से देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा। अब यहाँ पर की खासियत ये है कि ये जो खास करके पार्ट है आपका रन ऑफ कच्छ वाला, वह क्या है? डेजर्टेड है। वहां पर कोई भी ज्यादा प्लांटेशन आपको नहीं दिखता। ठीक है, सॉल्ट प्लेन्स आपको वहां दिखेंगे। समुद्र में नमक के जो मैदान है यह आप बोल सकते हैं, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको गुजरात प्लेन्स में दिखने वाला है। कहीं कहीं पर आपको प्लांटेशन जरूर दिखेगा, लेकिन अगर हम कच्छ के रण की बात करें तो वहां पर आपको ज्यादातर सॉल्ट प्लेन्स दिखने वाले हैं। अब हम नीचे आते हैं, हम आएंगे अपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को आप देखेंगे कि जो इनका एरिया है, हमने देखा कि जो इनका नॉर्दर्न एरिया, मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन को इसको नॉर्थ बोलूंगा, ये इसका साउथ होगा डेफिनेटली। तो नॉर्थ में क्या है? चौड़े। ठीक है, नॉर्थ में क्या है? इनकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम साउथ की ओर बढ़ेंगे इनकी जो चौड़ाई है वह कम होती जाती है।
ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, हम इन्हें 3 भाग में बांट सकते हैं। हम इन्हें कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग में। यहां पर आपको 3 भागों में बांटने के लिए आप 3-4 प्लेसेस को क्या कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए। सबसे पहला हो गया आपका मुंबई, दूसरा आपका हो गया गोवा, तीसरा हो गया मैंगलोर और चौथा हो गया कन्याकुमारी। तो मुंबई से लेकर के गोवा, यहाँ वाले जो कोस्टल प्लेन्स होंगे या कोस्ट होगा, उस कोस्ट लाइन का नाम, तट का जो नाम होगा वह होगा कोंकण तट। ठीक है, कोंकण कोस्ट। गोवा से मंगलौर, गोवा से मंगलौर मतलब ये आपका कर्नाटक का एरिया है और इसे क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ा कोस्ट। और मालाबार, मंगलौर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक का जो एरिया है उसे कहा जाता है मालाबार। क्लियर है, मालाबार कोस्ट, मालाबार का तट। तो यह 3 डिवीजन आपको वहां दिखता है। याद रखेंगे कि मालाबार जो है वह सबसे ज्यादा लंबाई लिए हुए है, 550 किलोमीटर। और यदि टोटल हम इन पूरे कोस्ट लाइन की बात करें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की लंबाई की बात करें, तो वह 1400 किलोमीटर का एरिया आपको दिखता है। लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है। तो यह थी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात। अब थोड़ा सा डीप मैं बताऊं आजकल का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से, तो जो कोंकण और कन्नड़ के जो तट हैं, दो ऊपर के जो हमने तटों को देखा, कोंकण और कन्नड़ का जो तट है वह सबमर्जेंस वाला तट है। ठीक है, ये जो दोनों तट है इसको आप याद रखेंगे, ये कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है। ठीक है, सबमर्जेंस। लेकिन मालाबार जो तट है वह है इमर्जेंस। ठीक, यदि किसी को बहुत ज्यादा डीप में और अच्छे से जानना है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस और इमरजेंस आपको बता दूंगा, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबमर्जेंस सबमर्ज होना मतलब समुद्र में समा जाना। तो यहाँ के जो तट है वह क्या हो गया है, समुद्र में टूट करके, जब यहाँ फॉल्टिंग हुई तो वहां टूट करके वह नीचे गिर गया है, मतलब नीचे समा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां से टुकड़ा हुआ और वह डूब गया। ठीक है, सबमर्ज हो गया। और इमरजेंस का मतलब यह टुकड़ा ऊपर की ओर उठा है। क्लियर है, तो ये इनका निर्माण किया गया। अब हम बात करेंगे हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, वह आपके नीचे की ओर, मतलब हम बात करें कि यदि तमिलनाडु और चेन्नई की बात करें तो वहां पर इनकी चौड़ाई अधिक होती है साउथ की ओर, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं उनकी चौड़ाई कम होती जाती है। इतना क्लियर है, या उनके फॉर्मेशन की बात की। अब हमें ध्यान रखना है कि इसे भी क्या किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है नदियों के नाम। ठीक है, नदियों से ही क्या होता है, हमारा वेस्ट कोस्टल प्लेन्स जो है उन्हें बांटा जाता है। अब 2 नदियां देखने को मिलेंगी, किसी बुक में तीसरी नदी भी देता है, आप जरूर वहां देख लीजिएगा, एक बार जरूर वहां सर्च कर लीजिएगा कि हो सकता है कि तीसरी नदी। लेकिन जनरली जो है मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको 2 नदी याद रखना है। पहली जो है वह है हमारी महानदी और दूसरा जो है वह है कृष्णा नदी। यह दोनों ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। यदि हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो जो महानदी है वहां तक और कृष्णा नदी, इनके बीच में अब हम डिवीजन करने वाले हैं। नदी के ऊपर, ठीक है, वैसे तो मैंने महानदी को बहुत नीचे बना दिया, हालांकि कुछ इस तरह होगा, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो महानदी जो खास करके उड़ीसा वाले तट की हम बात करें तो उड़ीसा तट के ऊपर इसे क्या कहा जाता है, उत्कल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, उड़ीसा तट के ऊपर इसे उत्कल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, महानदी के तट के आगे। और महानदी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उसके बीच इसे नॉर्दर्न सरकार के रूप में जाना जाता है। ठीक, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार हिंदी में बोलते हैं। और कृष्णा नदी डेल्टा के बाद पूरे कन्याकुमारी तक या सदर्न इंडिया तक इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। पहला उत्कल प्लेन्स, महानदी के उत्तरी एरिया को आप बोलेंगे, महानदी से कृष्णा नदी तक नॉर्दर्न सरकार, और कृष्णा नदी से साउथ इंडिया तक कोरोमंडल का तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट में आपको मरीना बीच याद रखना है, गोल्डन बीच याद रखना है, जो चेन्नई में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बीच एक और चीज यहां रह गई,
मालाबार जो कोस्ट है वहां पर आपको, जो आपके वेस्टर्न इंडिया वाला कोस्ट था, वहां पर आपको लगून्स और बैकवाटर दिखेंगे। लगून जो होती है वह नमकीन पानी की झीलें होती है। क्लियर है? और उसके बाद यदि आप कोंकण और कन्नड़ की बात करें तो वहां पर आपको उतने ज्यादा जो लगून्स है वो नहीं दिखते। यहाँ अगर हम महानदी और कृष्णा नदी के बीच की बात करें तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लगून्स आपको दिखेंगे, जिसमें आपका चिल्का लेक है जो कि सबसे बड़ी झील है खारे पानी की भारत की। दूसरा आपको दिखेगा पुलिकट, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। तो इस तरह से आपको वहां लेक्स को देखना है। मैं लेक्स के लिए अलग से वीडियो तो लेकर के आऊंगा ही, वहां पर हम और डिटेल में देख लेंगे, बट आपको याद रखना है कि लगून्स का फॉर्मेशन यहाँ होता है। दूसरी चीज, नदियां जो कि पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट से प्रारंभ हुई थी, वह जाकर के ईस्टर्न की ओर फ्लो करती हैं और अपना क्या बनाती, इन ईस्टर्न घाट्स को बहुत जगह से काटती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ईस्टर्न घाट जो है वो बटे हुए दिखेंगे, वेस्टर्न घाट जो है वो सतत दिखते हैं। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है यदि हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें। अब हम बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले आइलैंड्स की, जो कि इसकी मुख्य भूमि से बाहर पाए जाते हैं। यदि हम आइलैंड्स की बात करें, द्वीप समूहों की बात करें, तो भारत में 2 द्वीप समूह मिलते हैं। जो आपका बे ऑफ बंगाल में मिलेगा उसको आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, और जो आपका अरब सागर की ओर मिलेगा, अरब सागर में मिलेगा, उसे आप लक्षद्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका डिटेल्स। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है फ्रेंड्स इस बार, क्योंकि लक्षद्वीप के लेकर के बहुत चर्चा में बना हुआ है। यूपीएससी वाले खास करके ध्यान देंगे, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा, इस बार जरूर बनेगा। वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं, वहां का जो न्यूज बनी हुई है चर्चा में, करंट अफेयर्स में, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो आप जरूर इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान के क्या है, भाग हैं। सबसे पहले नॉर्थ, फिर मिडिल, फिर साउथ, फिर लिटिल। क्लियर? निकोबार द्वीप समूह में आपको 3 दिखेंगे, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब इनके जो स्पेशलिटी है, इनमें क्या क्या पाया जाता है वह देख लेते हैं। नॉर्थ अंडमान में आपको यहां देखने को मिलेगा सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक, सैडल चोटी, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? मिडिल अंडमान में आपको 2 और आइलैंड यहाँ दिखेंगे, जिसमें से एक आइलैंड जो है वह बैरन आइलैंड है और दूसरा जो है वह नारकोंडम आइलैंड है। अब इन दोनों की क्या खासियत है, तो नारकोंडम आइलैंड जो है वह आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, सुसुप्त ज्वालामुखी वहां पाया जाता है। लेकिन बैरन द्वीप जो है, बैरन आइलैंड जो है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी दिखता है। ठीक है, तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है, क्वेश्चन आएगा। बैरन आइलैंड कहां पर है, मिडिल अंडमान में। क्लियर है? अब हम आते हैं साउथ अंडमान में। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच का जो एक पैसेज है, इसका नाम है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज, इसको आपको याद रखना है। डंकन पैसेज आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है। साउथ अंडमान में ही आपको क्या मिलेगी, वहां की कैपिटल राजधानी मिलेगी, जो कि है क्या, पोर्ट ब्लेयर। तो आपको ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होनी ही चाहिए। तो द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है, साउथ अंडमान में। अब बात करें तो अंडमान और निकोबार के बीच एक चैनल जाता है, जिस चैनल का नाम आप सभी जानते हैं, 10 डिग्री चैनल है। यह मैंने आपको शॉर्ट्स में दिया हुआ है। ठीक है, 10 डिग्री और 8 और 9 डिग्री आगे देखेंगे, यह भी शॉर्ट्स में भी है, वहां भी देख सकते हैं। यहाँ भी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में यह है। किसी क्वेश्चन में आएगा अंडमान निकोबार तो भी ले सकते हैं। कहीं पर पूछा कि कौन से अंडमान, तो लिटिल अंडमान, और कौन सा निकोबार, तो कार निकोबार। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल आपको दिखता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो जो ये ग्रेट निकोबार है, यह सबसे बड़ा है। और इंदिरा पॉइंट आपको याद होगा, इंदिरा पॉइंट जो हमने देखा था, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि मुख्य भूमि का नहा होकर के पूरे भारत के जो क्षेत्र का है, तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री 45 मिनट आपको याद होगा। इतनी सारी जानकारी आपको अंडमान निकोबार से याद रखनी है।
इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज पाए जाते हैं। उनकी बात हम जब हम वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे वहां पर करेंगे, क्वेश्चन वहां से भी आता है। अब बात करते हैं अरब सागर में पाए जाने वाले लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, एमिनडीवी आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, और तीसरा है आपका मिनिकॉय आइलैंड। ठीक, अब पहले क्या होता था 1973 में, 1973 से पहले यदि मैं बात करूं तो वहां पर आपको ये 3 अलग अलग दिखते थे, लेकिन 1973 में इसे लक्षद्वीप समूह का नाम दिया गया। क्लियर है? तो एमिनडीवी और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह है कावारट्टी, और ये जो है आपको लक्षद्वीप आइलैंड में मिलेगी कावारट्टी। सबसे बड़ा यदि बात करें तो यहाँ मिनिकॉय है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव जो है वह कंट्री है। क्लियर है? याद रखेंगे। तो मालदीव जो है वो भारत की नहीं है बल्कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल जाता है जिसको आप 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो 8 डिग्री चैनल कहां से जाएगा? मालदीव्स और मिनिकॉय। इसको याद रखने का तरीका यह है, शॉर्टकट बता रहा हूं, 8 mm प्लाई का आता है, प्लाई आपको याद रखना है, 8 mm की प्लाई। 8 mm मतलब 8 डिग्री चैनल कहां से? मिनिकॉय और मालदीव से। क्लियर? यहां पर दूसरा भी आता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इन दोनों के बीच में भी एक चैनल चलेगा जिसको आप 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक है? तो 2 चैनल यहां याद रखना है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच 8 डिग्री चैनल, 8 mm से याद रखेंगे। ओवरऑल यदि बात किया जाए तो भारत में मिलने वाले 600 से अधिक द्वीप समूहों में से केवल 50 द्वीप समूह ऐसे हैं जहां पर की लाइफ जो है वह होती है। 572 द्वीप आपको मिलेंगे अंडमान और बोल सकते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में, और 43 द्वीप जो मिलेंगे आपको अरब सागर में या लक्षद्वीप में मिलेंगे। उनमें से केवल 11 और यहाँ 36, इतने पर ही क्या है, जीवन जो है वहां पर है। मतलब इंसान का जो बसाहट है वह केवल उतने ही द्वीप समूहों में है, क्योंकि कुछ ऐसे द्वीप हैं जो बहुत ही छोटे हैं जहां पर जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वह नहीं है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर और वाइल्ड लाइफ के तौर पर और आप बोल सकते हैं फ्लोरा के तौर पर आपको बहुत सारी वैरायटी यहाँ दिखने वाली है। बात करें हम इनके फॉर्मेशंस की, तो लक्षद्वीप जो है वह कोरल फॉर्म का है, यह मैं आपको बता चुका हूँ। कोरल फॉर्मेशन, एक कोरल जो है वह कोरल एक जीव होता है, उसके मृत होने के बाद उसका जो शरीर है वह जम करके एक हार्ड फॉर्म ले लेता है, और वह जमता हुआ क्या होता है, पानी से ऊपर आता है, तो डिपोजिशनल स्ट्रक्चर वह बनाता है। तो जो आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप वह डिपोजिशनल टाइप का आइलैंड है जिससे कोरल रीफ से बनाया गया। ठीक है, या बना हुआ है बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम अंडमान निकोबार की बात करें तो यह वॉल्केनो से बना हुआ है। वॉल्केनिक इसका ओरिजिन है, या फिर टेक्टोनिक ओरिजिन आप बोल सकते हैं। टेक्टोनिक हमने पढ़ा है विवर्तनिकी, जो प्लेट के टेक्टोनिक्स पर बेस्ड होता है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ देखा जाता है। वॉल्केनो से अभी निर्माण होता है, जैसे हमने देखा कि बैरन और नारकुंडम। तो यह थे आपके द्वीप समूह। उसके पहले हमने देखा कोस्टल प्लेन्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी टेस्ट सीरीज के लिए हमसे जरूर जुड़िएगा हमारे सुपर 51 टेस्ट सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माउंटेन पासेस एंड घाट्स ऑफ इंडिया। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।